मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अनिल सर। हम स्टार्ट हो रहे हैं पार्ट 6 से। हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे, जो कि हमारा चैप्टर था द सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, हमारे पार्ट सिक्स में हम ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्या होता है वोल्सविक और मेंसविक में। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। तो आपने लास्ट पार्ट में देखा होगा, जब आप जाएंगे पार्ट 5 पे आपने देखा होगा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जिसको लेबर पार्टी भी बोलते हैं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, और उसको लेबर पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये देखा था कि आपने एक बोल्सविक था और मेंसविक था, और ये पार्टी स्प्लिट कब हुई, यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के दो पार्ट हो गए हैं। एक बोल्सविक बन गए और एक मेंशविक बन गई। कहाँ पे? रशिया में। तो याद रखिएगा बोल्सविक और मेंशविक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपकी बुक से बताऊंगा, कुछ बाहर से भी होगी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि जो बोल्सविक पार्टी के जो लीडर थे, जो हेडेड थे, उसके जो लीडर थे, वो कौन थे भाई? व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? लेनिन, वी लेनिन भी बोलते हैं उसको, व्लादिमीर लेनिन। और जो मेंशविक के थे वो जूलियस मार्टोव थे। जो मेंशविक के जो लीडर थे जूलियस मार्टोव। याद रखना, वो बेसिक बता रहा हूँ। बोल्सविक के लीडर कौन है? व्लादिमीर लेनिन। और मेंशविक के थे क्या थे? जूलियस मार्टोव। पर ये आप लोग की बुक में नहीं दिया, मैंने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीएससी के हिसाब से, या फिर आप यूपीएससी पीएससी लेवल में अगर बैठेंगे कभी भविष्य में जाकर, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दिया। पर आप लोग की बुक के हिसाब से क्या दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पार्ट 6 का हम क्या 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 है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं बोल्सविक और मेंशविक का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसके जो लीडर थे, बोल्सविक के लीडर कौन थे? ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। और अगर बात करें मेंशविक के ओरिजिनल लीडर कौन थे, मैंने आपको बताया था, जो आपके लास्ट स्लाइड में होगी, 12th नंबर पेज पे होगा, जो आपके जो नोट्स मैंने दिए। तो अलेक्जेंडर केनेस्की, सॉरी, उन जो लीडर जो पहले थे इनिशियली, जो जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, तो उनका नाम क्या था? जूलियस मार्टोव। पर आप लोग अपनी बुक के हिसाब से, जो आपका ये स्कूल के हिसाब से आप क्या लिखेंगे? अलेक्जेंडर केनेस्की। क्या लिखेंगे? अलेक्जेंडर केनेस्की। और कंपटीशन के हिसाब से क्या लिखेंगे बेटा? कंपटीशन के हिसाब से लिखोगे जूलियस मार्टोव। वो मैंने आपको बता दिया है, जूलियस मार्टोव का नाम आप लोग की बुक में नहीं होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो और स्कूल के हिसाब से क्या है? स्कूल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि वोल्सविक क्या है, वी लेनिन क्या है, व्लादिमीर बोल्सविक के लीडर कौन है? लेनिन। वोल्सविक के लीडर कौन है? लेनिन। ठीक है, और मेंशविक के लीडर स्कूल के हिसाब से कौन है? अलेक्जेंडर केनेस्की। तो ये याद रखना। ठीक है, तो और आगे देखते हैं डिफरेंस। ये मेजोरिटी ग्रुप में था, ये माइनॉरिटी ग्रुप में था। मेंशविक जो पार्टी थी, जो कि स्प्लिट हुई थी, मेंशविक और बोल्सविक स्प्लिट हुए थे, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जिसको लेबर पार्टी भी बोलते हैं, 1903 में स्प्लिट हुए थे। याद रखना, 1903 में। ठीक है, ये मेजोरिटी ग्रुप के थे, ये माइनॉरिटी ग्रुप के थे, मेंशविक। ठीक है, ये आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ये क्या वायलेंस यूज़ करते थे? ये वायलेंस यूज़ करते थे, ये नॉन वायलेंस यूज़ करते थे। ठीक है, और वोल्सविक का ये मानना था, वोल्सविक का थॉट था कि जार को जब भी हम रिप्रेसिव कर सकते हैं, कि हमारी सोसाइटी में क्या हो, लोग डिसिप्लिन्ड हो और उनके पास कंट्रोलिंग पावर हो, क्वालिटी इट्स मेंबर। यानी सीधा सा उनका यह मानना था कि उनकी जो पार्टी में वही लोग आ सकते हैं जो क्या है, जो जार को रिप्रेसिव अच्छी तरीके से कर सके और डिसिप्लिन्ड हो, और उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर हो और क्वालिटी हो। ये सिर्फ किसके लिए थे? ये क्वालिटी वाले लोगों को रहते थे। अपनी पार्टी में क्या लेते थे? क्वालिटी वाले लोगों को लेते थे। ठीक है ना। पर इनका जो मेंशविक था, इनका ये मानना था कि क्या है, ये पार्टी सबके लिए ओपन है। इनका ये मानना था ये पार्टी सबके लिए ओपन है। जैसा कि एक पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। आप जब बैक चैप्टर पे जाओगे, जर्मनी का देखेंगे, जर्मनी में कोई पार्टी थी, तो आपको मिलेगा, अगर आप पेज पलटाएंगे तो आपको मिलेगा जर्मनी में भी एक पार्टी चलती थी। तो ये किसके कैसी थी? इसकी थॉट कैसी थी? एकदम जर्मनी की तरह। ठीक है ना। मेंशविक की कैसी थी? ओपन है सबके लिए। और ऐसा जो था सोशलिस्ट पार्टी थी एक जर्मनी में, तो वैसा था। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर बोला जाए जो मेंशविक थी वो किसके बेसिस पे थी, यानी किसका एग्जांपल लिया था उसने, जो भी था उसका कैसा स्ट्रक्चर था, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मनी जैसा उसने आइडिया लिया था, आइडियोलॉजी ली थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन अच्छे से करिएगा, पेपर में आते कभी कभी पूछे जाते हैं मेंशविक और बोल्सविक का बताइए, एक्सप्लेन करने को बोल देगा तो आप लिख पाएंगे अच्छे से। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी या लेबर पार्टी, ये कब स्प्लिट हुई थी? 1903 में। क्या बनी थी? एक बोल्सविक बनी थी और एक मेंशविक बनी थी। ठीक है, अब टर्बुलेंट टाइम मतलब क्या हो सकता है कि टर्बुलेंट टाइम मतलब ये होता है कि एक ऐसा टाइम जिसमें सोचने समझने की शक्ति ना हो। ठीक है, अ टर्बुलेंट टाइम यानी कुछ समझ में ना आना कि
किस हिसाब से क्या चल रहा है, ठीक है। तो द 1905 रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि मेन 1905, जैसे कि आप अगर बात करें कि 1857 का रिवोल्यूशन हुआ, उसमें सिर्फ थोड़ी सी चिंगारी लगी थी, पर हालांकि उसमें फ्रीडम नहीं मिली थी इंडिया को। आपने देखा होगा 1857 का रिवोल्यूशन हुआ था, पर उसमें इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली, बस एक ये थी, उम्मीद जागी थी आज़ादी की। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, टर्बुलेंट टाइम, एक ऐसा समय आया कि जब 1905 रिवोल्यूशन की बात करें तो रिवोल्यूशन आपको मालूम है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो जाना, चेंजेस हो जाना, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो जाना, तो यही बात करें। और टर्बुलेंट टाइम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा या हेडिंग देखिएगा, ठीक है। रशियन वॉस एन ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो 1905 की बात करें तो रशिया में क्या था, ऑटोक्रेसी सिस्टम था। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, सिंगल रूल। क्या नाम था, सिंगल रूल। सिंगल रूल यानी मोनार्की वाला सिस्टम था। जार निकोलस सेकंड, जार मतलब कोई जग वाला जार नहीं है, ठीक है। ये जार, ये उसका नाम है, किसका, किंग का नाम है। जार निकोलस टू वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। यानी अगर बात करें रशिया में क्या था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, यानी सिंगल व्यक्ति का रूल चलता, यानी राजा का रूल चलता था। और राजा ऐसा था कि वो किसी पार्लियामेंट को सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। अब क्या है, जब वो किसी को, ठीक है, जब वो किसी की सलाह नहीं लेगा, किसी को कोई किसी की एडवाइस नहीं होगी, लोगों की कोई चीज़ नहीं होगी इंक्लूड, तो वहाँ के जो लोग कैसे होंगे, वेयर द सिटीजन विद दिस, यानी वर द सिटीजन हैप्पी विद दिस। अब आपको मालूम है, अगर गवर्नमेंट आपके हिसाब से काम ना करे, अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए वेलफेयर ना करे, तो लोग वहाँ के खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे भी यही था कि वो किसी को आंसरेबल नहीं था, सब्जेक्टेबल ही नहीं था, ठीक है, पार्लियामेंट का। तो वहाँ के सिटीजन हैप्पी थे, नहीं थे, ठीक है। अब आगे और देखते हैं कि नो लिबरल सोशल डेमोक्रेट मतलब वोल्सविक वाले जो लोग थे, जो लेनिन जिसको फॉलो करता था, और रिवोल्यूशनरीज, वहाँ के जो क्रांतिकारी जो लोग हो गए, ठीक है, रिवोल्यूशनरी, सोशल रिवोल्यूशनरी, वांटेड टू एंड दिस सिस्टम एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि यानी ये यहाँ के जो थे लिबरल हो गए। लिबरल आपने देखा होगा कि मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बताया, लिबरल, कंजर्वेटिव्स और, ठीक है, कंजर्वेटिव्स और क्या बताया था, लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल। तो ये अपन ने देखा था डिफरेंस बिटवीन। तो अगर बात करें रशिया में, नो लिबरल, सोशल डेमोक्रेट और सोशल रेवोल्यूशनरी वांटेड टू एंड दिस सिस्टम एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ के लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहे थे। क्यों, क्योंकि कारण क्या था, आपको मालूम है, जो आंसरेबल था नहीं है किसी को, राजा, ठीक है, जार निकोलस सेकंड, ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है। आगे बात करते हैं, दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एंड जेदिस्ट। अब नेशनलिस्ट मतलब क्या होता है, जो नेशन के लिए सपोर्ट करें और देश हित के लिए सपोर्ट करें, और एक नेशनलिज्म हो। नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो देश को सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो देश के लिए सपोर्ट कौन कर रहे थे, आपको मालूम, यही सब थे। दे मतलब क्या होगा, सोशल डेमोक्रेट, लिबरल, सोशल रिवोल्यूशनरीज, यही सब हो गए। तो दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एंड जेदिस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे सपोर्ट कर रहे थे देश के लिए, ठीक है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ठीक है, अब हमने ये देख लिया नेशनलिस्ट एंड जेदिस्ट। जेदिस्ट होता क्या भाई, पेपर में अक्सर पूछा था, वन वर्ड में आपसे आया था, व्हाट इज जेदिस्ट, डिफाइन जेदिस्ट, आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। जेदिस्ट क्या होते हैं, मुस्लिम रिफॉर्मर होते हैं रशियन एम्पायर में। रशियन एम्पायर में मुस्लिम रिफॉर्मर थे, वो चाहते थे कि इस्लाम में क्या होता है, मॉडर्नाइज हो, ठीक है। तो रशिया में क्या था, बहुत सारी चीज़ें ऑर्थोडॉक्स करके रखी थी। अब हेट्रोजीनियस टाइप के, यानी अगर बात करें हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग धर्म के लोग थे रशिया में भी। तो यहाँ पे जो मुस्लिम रिफॉर्मर थे, वो भी ये चाहते थे कि इस्लाम में क्या हो, मॉडर्नाइज हो, ठीक है, रशियन एम्पायर में, ठीक है। तो जेदिस्ट अगर मीनिंग आ जाए, तो ये क्या सपोर्ट करते थे, ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, लॉ बने, ठीक है, एक पार्लियामेंट हो, ये सारी सिस्टम थे। तो यहाँ पे जेदिस्ट भी मुस्लिम रिफॉर्मर थे, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये चाहते थे मॉडर्नाइज हो, इस्लाम में क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस आए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक रूल, अब हम बात करें ऑटोक्रेटिक रूल अलॉन्ग विथ बेड इकोनॉमिक कंडीशन मेड द टाइम मोर टर्बुलेंट, ठीक है। अब एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल तो चल ही रहा था, और भी क्या चीज़ें मिली कि क्या लोगों ने क्या है करा, और कौन सी कंडीशन देखी कि लोगों ने रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑटोक्रेटिक रूल से तो कुछ नहीं, तो और भी चीज़ें थी कि वहाँ की कंडीशन क्या हो गई, बहुत ही बेकार हो गई। व्हेन द मेड द टाइम मोर टर्बुलेंट, और भी टाइम वहाँ का खराब हो गया, ठीक है। अब 1904, ठीक है, तो 1905 में थोड़ा बहुत रेवोल्यूशन हुआ, तो वो कैसे आया वो हम देखते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक साल पीछे जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग 1904
प्राइसेस ऑफ एसेंशियल ग्रोस, यानी जो एसेंशियल चीज़ होती है जैसे खाने की चीज़ हो गई, ठीक है ना, जो भी खाने की चीज़ें हो गई वो सारी चीज़ें क्या हो गई, महंगी हो गई, ठीक है। और जो वेजेस है वो इंक्रीज नहीं हो रही थी, यानी खाने की चीज़ें क्या कर दी, तो बहुत महंगी कर दी। और राजा क्या करता था, राजा कुछ हस्तक्षेप करता नहीं था, कुछ सोल्यूशन निकालता नहीं था लोगों से, तो लोग क्या थे, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत ही गुस्से में थे, ठीक है। तो 1904 में प्राइस एसेंशियल नहीं हुई, ठीक है, राइस प्राइस क्या हो गई, राइस हो गई, ठीक है। रोज मतलब बढ़ जाना बहुत, और रियल वेजेस क्या हो गया, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, सॉरी, रियल वेजेस जो पैसे मिल रहा था, जो लोगों को सैलरी मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी, वेजेस मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी, बहुत कम मिल रही थी। और इंक्रीज भी हो रही थी तो समझ लो बहुत कम हो रही थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी लोगों को वहाँ पर, ठीक है। अब वर्कर मेंबरशिप इन एसोसिएशन रोस, अब जो वर्कर की मेंबरशिप थी, जो वर्कर जो लोग होते हैं उन्होंने अपनी आपको मालूम है राजा ने एसोसिएशन क्या इलीगल डिक्लेयर करी थी कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, इलीगल होगी। तो जब ये सारी चीज़ें आई तो आपको मालूम है जो मिडिल क्लास के लोग, जो वर्कर क्लास के लोग हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आने लगती है जब प्राइस राइस हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, वर्कर्स मेंबरशिप इन वर्कर एसोसिएशन रोस पावर। अब इसमें कौन पावर में आया, वर्कर एसोसिएशन पावर में आई, वर्कर ने मेंबर बनाई, ठीक है, कि अब विरोध करना है, ठीक है। वन डे, अब क्या हुआ, अब जिसने भी विरोध करा होगा, तो वन डे व्हेन 4 मेंबर ऑफ असेंबली रशियन वर्कर्स वर रिमूव्ड एट द पोर्टल ऑफ आयरन वर्क्स, यानी आयरन जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, आयरन फैक्ट्री होती है, तो एट पोर्टल ऑफ आयरन वर्क्स, यानी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो एक फैक्ट्री से 4 मेंबर को निकाल दिया, उनकी एसोसिएशन थी, वर्कर की एसोसिएशन थी, उन 4 मेंबर को निकाल दिया, ठीक है। अब 4 मेंबर दमदार होंगे तभी लोगों ने स्ट्राइक कर दी ना, ठीक है ना, 4 मेंबर को निकाल दिया। वो रशियन वर्कर थे, ठीक है, रशियन वर्कर थे, फैक्ट्री में काम करते, 4 मेंबर थे पर इनकी एसोसिएशन थी, ठीक है। तो पुटल ऑफ आयरन वर्क, ये कहाँ काम करते थे, पुटल ऑफ आयरन वर्क फैक्ट्री का नाम है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, 10,000 वर्कर इन पीटरबर्ग, ठीक है। और आपको मालूम है पुटल ऑफ आयरन वर्क कहाँ पे थी, कौन सी जगह थी, पीटर्सबर्ग में, कहाँ पे थी, पीटर्सबर्ग में, ठीक है। पुटल ऑफ आयरन वर्क कहाँ पे थी, सेंट पीटरबर्ग। 10,000 वर्कर इन स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक। अब क्या था, वो 4 लोगों को निकाला, ठीक है, कौन से उससे निकाला, जहां पे आयरन वर्क चलता था, पुटलोव से निकाला। तो पीटर्सबर्ग थी, सेंट पीटर्सबर्ग में लोग कहां पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। 10,000 बहुत होता है, 10,000 वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। और जब स्ट्राइक पे चले गए, आपको तो मालूम महंगाई तो इंक्रीज हुई थी, वेजेस इंक्रीज हो ही नहीं रही थी, ठीक है ना, डिक्रीज थी, और इंक्रीज भी हो रही थी 20% थे, और वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा थे। तो चलिए आगे देखते हैं, डिमांडिंग अ रिडक्शन इन दी वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब लोगों ने क्या कर दिया, वर्कर्स ने क्या कर दिया, डिमांडिंग करने लगे कि वर्किंग आवर्स को क्या करें, डिक्रीज करा जाए, रिडक्शन करा जाए। जो आपको मालूम है कभी का जो फैक्ट्री वर्कर थे उनसे 12 घंटे काम करवाते थे, कभी कभी 15 घंटे भी काम करा लेते, 16 घंटे भी काम करा लेते थे। तो ये बहुत कंडीशन खराब थी, वर्कर्स की कंडीशन क्या थी, बहुत खराब थी, ठीक है ना। तो वो डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर को क्या करा जाए, रिड्यूस करा जाए, 12 से कितना करा जाए, 8 आवर करा जाए, तो ये था। और इंक्रीज इन वेजेस, और वो क्या कहता है, वो ये जो वर्कर भी थे अपने फैक्ट्री ओनर से ये भी डिमांड कर रहे थे कि क्या इंक्रीज करा जाए, उनकी वेजेस भी इंक्रीज करा जाए, जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी, जैसे कि जो रहने की जो जगह थी और जो भी वहां रहते थे उनकी वर्किंग कंडीशन को भी इंप्रूव हो सके, यानी वर्किंग कंडीशन तो इंप्रूव हो सके, वेजेस इंक्रीज हो सके, और वर्किंग आवर्स क्या हो सके, डिक्रीज हो, जैसे कि 8 आवर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा जरूर, पर एनसीईआरटी को भी रीड करिएगा अच्छे से, वीडियो को समझिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिचुएशन आई। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, ठीक है। अब ब्लडी संडे एंड 1905 रिवोल्यूशन होता क्या है देखते हैं। ब्लडी संडे क्या था, ठीक है, ऐसा क्या हुआ था ब्लडी संडे, संडे को क्या लोग मूवी देखने गए थे, नहीं नहीं, कुछ ऐसी कोई इवेंट हुआ होगा, ठीक है। और 1905 रिवोल्यूशन, ठीक है, ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम। अब ये जो समय आया बहुत मुसीबत वाला समय था लोगों के लिए, ठीक है ना, लोगों को दिक्कत आ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेजेस इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम व्हेन द चेंजेस वाज डिमांडेड, चेंज वाज डिमांडेड, ठीक है। अब लोग जो वर्कर थे सॉरी, जो लोग चाहते थे क्या होना चाहिए, कि चेंजेस होना चाहिए, ठीक है, उनकी डिमांड ये थी कि भाई चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अब वहीं पे अगर बात करें कि पीटर्सबर्ग में अगर बात करें, ठीक है, अब प्रोसेशन ऑफ वर्कर लीड बाय, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेशन हुआ, यानी एक ग्रुप था, प्रोसेशन मतलब एक ग्रुप होगा, वर्करों का ग्रुप था, और उसको लीड उसके को कौन लीड कर रहे थे, उस वर्करों के जो ग्रुप को लीड कर रहे थे, कौन कर रहे थे, लेड बाय फादर गैपन। तो याद रखना, ठीक है। तो जो प्रोसेशन हो रहा था सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, उसमें एक ग्रुप को लीड कर रहे थे, उनका नाम क्या था, फादर गैपन, ठीक है।
तो याद रखना ये फादर गैपोन कौन थे, प्रोसेशन ऑफ वर्कर, यानी एक ग्रुप बनाया था वर्करों का और ये कहाँ तक पहुंच गया था, विंटर पैलेस तक। ठीक है, विंटर पैलेस क्या है भाई, राजा का पैलेस है विंटर पैलेस। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, अ प्रोसेशन ऑफ वर्कर लीड बाय फादर गैपोन रीच द विंटर पैलेस, यानी ग्रुप ऑफ वर्कर था और ग्रुप ऑफ वर्कर के हेड कौन थे, फादर गैपोन। ठीक है, रीच द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस तक पहुंच गए। ठीक है, विंटर पैलेस कहाँ है, नेवा रिवर के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो वो क्या है नेवा रिवर, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बस आप याद रखना प्रोसेशन ऑफ वर्कर लीड बाय किसने करा, फादर गैपोन विंटर पैलेस के पास। ठीक है, और कहाँ तक पहुंच गए, विंटर पैलेस तक। और विंटर पैलेस कहाँ पर है, सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बाद में चेंज हो जाता है बेटा, आप लोगों को आगे और समझ में आएगा जब आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसेक्स। ठीक है, जब ये विंटर पैलेस पहुंच गए, ठीक है, जो वर्कर के जो लोग थे ग्रुप बना के फादर गैपोन, और ये कहाँ पहुंच गए, तो 1905 की बात कर रहे हैं बेटा, याद रखना 1905 में क्या क्या हुआ। ठीक है, 1905 में क्या हुआ, जो वर्कर थे, वर्कर का जो हेड थे, ठीक है, वहाँ तो स्ट्राइक हुई हुई थी, फिर वर्कर के जो हेड थे, एक और हेड थे जो फादर गैपोन थे, वो विंटर पैलेस पहुंच गए। वो अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए लोगों के गवर्नमेंट के सामने या राजा के सामने वो अपनी डिमांड को रखना चाह रहे थे। तो प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोशेक। अब जो प्रोसेशन था फादर गैपोन का, ठीक है ना, ग्रुप के साथ गए थे। अब ये बाहुबली तो थे नहीं कि भाई राजा से लड़ लेते हैं, ये बेचारे बिना हथियार के नॉन वायलेंस महात्मा गांधी जी की तरह गए थे। तो ये प्रोसेशन अटैक्ड बाय दी पुलिस एंड कॉसेक, यानी पुलिस थी और कॉसेक राजा के जो सिपाही वगैरह हो गए वो। ठीक है, तो ओवर 100 वर्कर वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड। जब ये प्रोसेशन हुआ तो वहाँ पे गोलियां चला दी गई। ठीक है, पुलिस और कॉसेक ने, तो वहाँ पे 100 लोग, 100 वर्कर, 100 वर्कर की नुक्ति बढ़ गई। नुक्ति बढ़ गई मीन्स निपट गए, मर गए, उनको मार दिए गए। और 300 वाउंडेड, और 300 क्या हो गए, घायल हो गए। ठीक है, 1905 की बात करें। ठीक है, तो 1905 में ऑल दिस हैपन, ठीक है, ऑल दिस हैपन ऑन 22 जनवरी 1905। और ये सारी चीज़ें कब हुई, 22 जनवरी 1905। हो सकता है इसमें फादर गैपोन भी मारे गए होंगे, पर यह है कि लोगों को मार दिए गए। अब इनके पास तो हथियार थे और ये बेचारे बिना हथियार के थे, निपट गए। और इस दिन जब ये लोग मारे गए, डे वॉज संडे, और इस दिन क्या था, 22 जनवरी 1905 में जो 100 लोग मारे गए थे और 300 वाउंडेड हुए थे, तो क्या था ये डे, क्या था, ठीक है, ये संडे था। अब आपको मालूम है कि जैसे 1857 की क्रांति है, ठीक है, उसमें सप्रेस कर दिया जाता। तो ऐसे ही अगर हम आगे बात करेंगे कि आपने भी देखा हुआ जलियांवाला बाग एकदम शांति तरीके से होता, पर लोगों को मार दिया तो लोग क्या हो गए थे, आक्रामक हो गए थे। ठीक है ना, जब ज़्यादा लोग मारते तो लोग क्या करते, फिर उस घटना की निंदा नहीं करते, फिर अटैक करना स्टार्ट कर देते। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या हुआ था, आपने जलियांवाले बाग में भी देखा था, लोग मेले में थे, जनरल डायर ने फायरिंग कर दी, फिर लोग क्या आक्रोशित हो गए थे। फिर उसके बाद मूवमेंट में मूवमेंट चलते गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, ये आपने देखे होंगे, और भी बहुत सारी घटनाएं होगी जब आप इंडिया में पढ़ेंगे। तो ऐसे यहाँ पे रशिया की बात कर रहे हैं। ऑल दिस हैपन 22 जनवरी 1905। ये सारी चीज़ें क्या हुआ, 22 जनवरी 1905 में हुआ था। ठीक है, संडे का दिन था उस दिन। और इसी पूरे एपिसोड को, इसी पूरी ट्रेजेडी को, इसी पूरी घटनाक्रम को क्या, किस नाम से दिया गया, ब्लडी संडे के नाम से दिया गया। किस नाम से दिया गया बेटा, ब्लडी संडे के नाम से दिया गया। तो आया आपको समझ में कि क्या हुआ था, कि 4 मेंबर को हटाया था, 4 मेंबर को हटाने के बाद 10,000 पीपल स्ट्राइक पे चले गए। और फिर एक लीडर थे, प्रोसेशन को लीड कर रहे थे वर्कर के, जिसका नाम था फादर गैपोन। फादर गैपोन क्या गए, विंटर पैलेस चले गए, अपने साथ लोगों को ले गए। ठीक है, जिसमें 100 वाउंडेड हो गए, और फिर उसके साथ क्या हो गया, 100 वाउंडेड तो हुआ, उसके साथ साथ क्या होगा, 100 किल्ड हो गए, और क्या 300 वाउंडेड हो गए। 100 किल्ड कर दिए गए पुलिस और कॉसेक ने, और 300 क्या हो गए, वाउंडेड हो गए। ठीक है, और ये 22 जनवरी का दिन था 1905 का, और संडे का दिन था। इसी एपिसोड को, इसी घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं, ब्लडी संडे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट चलते गए। अभी इवेंट मतलब ये पार्टी वार्टी नहीं हो रही है, कुछ ऐसे कुछ स्ट्राइक वगैरह जो भी है, इवेंट चलते गए। तो ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट। तो क्या होने लगे, इवेंट स्टार्ट हो गए ऐसे ऐसे। जैसे कि अपन इंडिया की बात करें, आपने इंडिया का एग्जांपल मैंने बताया था कि जलियांवाले बाग में क्या लोगों को मार दिया गया था। तो लोगों को जब मार दिया गया तो क्या होगा, कंटिन्यू इवेंट पे इवेंट होते गए कि रोलेट। फिर क्या कर दिया लोगों ने, क्या करा फिर लोगों ने, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। फिर आपने देखा चोरा चोरी ट्रेजेडी हुआ। ठीक है, फिर आपने देखा सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट हो गए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चीज़ें चल रही थी कि 1905 रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसमें इवेंट देखेंगे। स्ट्राइक अब क्या हुआ 1905 में, कि स्ट्राइक ऑल दी वर्कर ऑल ओवर द कंट्री।
अब ये सारी चीज़ें हुई तो लोगों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन, अब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, स्टूडेंट, सब ने सब अब यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई। टीचर्स ने भी मना कर दिया कि भाई यूनिवर्सिटी में हम नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स और स्टूडेंट थे वो उनको ये था कि उनके जो सिविल लाइबिलिटीज़ है, जो उनके फ्रीडम है, उनको है ही नहीं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनका राजा उनकी कुछ सुनता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ थी। तो 1905 जो रिवोल्यूशन हुआ उसमें क्या क्या चीज़ हुई थी? स्ट्राइक हुए, कंट्री के जो लोग थे स्ट्राइक चले गए, यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, उनके जो सिविल राइट्स थे, सिविल लिबर्टीज़ थी, जो फ्रीडम थी, लिबर्टीज़ मतलब जो फ्रीडम थी वो कमी थी कि उनको फ्रीडम थे ही नहीं कि वो कर किसके लिए रहे, ठीक है। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब डिमांड करने लगे तो एक कानून बनना चाहिए, ठीक है। स्ट्राइक चले गए, लोग स्ट्राइक पे चले गए, यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन हो गए, लॉयर डॉक्टर सब कहाँ चले गए? इन्होंने भी डिमांडिंग करने लगे कि भाई क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। अब पूरी तरीके से किसके खिलाफ होने लगे लोग? राजा के खिलाफ होने लगे कि राजा डिसीजन लेता ही नहीं था, और वो जो फैक्ट्री ओनर थे, फैक्ट्री वर्कर, तो उनके लिए भी कुछ करता ही नहीं था कि भाई उनको रूल्स रेगुलेशन बनाए और ये चीज़ें फॉलो कर, कुछ बोलता ही नहीं था, शांत रहता था, ठीक है। तो आगे क्या होता है आगे देखते हैं हम, अब क्या होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ इंपैक्ट क्या पड़ा इसका? अब इंपैक्ट और आफ्टरमैथ, रिजल्ट क्या निकला जब 1905 ब्लडी संडे हुआ, और फिर उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हुई, स्ट्राइक पे चलेगा, लोग डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब और इसका क्या असर पड़ा, उसका रिजल्ट क्या निकला, तो आगे देखते हैं। इंपैक्ट एंड आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मतलब क्या था? परिणाम, यानी 1905 का परिणाम क्या निकला, ठीक है। अब आपको मालूम है जब क्या होता है, कोई ना कोई प्रेशर में आ जाता है, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अगर लोग विरोध करते हैं, प्रेशर आने लगता है पॉलिटिकल पार्टीज के, फिर लोगों के हिसाब से डिसीजन लेने लगते हैं। तो ऐसे ही राजा के ऊपर प्रेशर आ गया, अंडर द प्रेशर ऑफ रिवोल्यूशन। अब प्रेशर आ गया रिवोल्यूशन का, ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों को अगर वीडियो फास्ट लगे तो आप लोग यूट्यूब की सेटिंग पे जाके इसको स्लो कर लीजिएगा या फास्ट कर लीजिएगा, आपको जिस हिसाब से सूटेबल समझ में आए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अंडर द प्रेशर ऑफ रिवोल्यूशन जार अलाउड क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ठीक है। अब प्रेशर में, ये रेवोल्यूशन के प्रेशर में, 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके प्रेशर में क्या हुआ, जार ने क्या करा, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना दी। जार ने बोल दिया ठीक है भाई एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट होना चाहिए, मैं उससे बात करूंगा, जो भी उसकी चीज़ें होगी उसको समझूंगा, ठीक है ना। और कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। पूछते हैं कभी अगर ड्यूमा होता क्या है? एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ड्यूमा क्या है? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है। क्या है? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, और इसको अच्छे से डिफाइन करा गया है मैंने, ठीक है। ड्यूमा क्या है और अच्छे से, एक कंसल्टेटिव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट वॉज ए कंसल्टेटिव बॉडी, ठीक है, एक कंसल्टेटिव बॉडी है विद अ क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन, जहां पे क्या बनता है, थोड़े बहुत कानून बनने का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ड्यूमा क्या है? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है या कंसल्टेटिव बॉडी है जहां पे क्वाजी रहता है। क्वाजी मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पे कानून बनने की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ड्यूमा मतलब बोला जाए रशिया के पार्लियामेंट, ड्यूमा मतलब बोला जाए तो रशिया के पार्लियामेंट। याद रखना बेटा, कभी कभार कोई आपसे पूछता है कि अच्छा तूने रशिया रेवोल्यूशन पढ़ लिया, बता ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? कानून बनता है, और राजा भी उससे डिस्कस करेगा ड्यूमा में, ठीक है। अब क्या हुआ, राजा ने दवा में ये चीजें तो बना दी, पर क्या हुआ, उसने भी क्या चतुर था, उसने क्या करा, फिर आगे क्या करा, 17 डेज इसको 70 डेज तक नहीं चलने दी। 70 डेज में, विद इन 70 डेज में उसने क्या कर दिया, ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया। उसने कहा ये सक्षम नहीं है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो हाउ एवर विद इन 70 डे वॉज डिसॉल्व, ठीक है। 75 डेज में उसने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। फिर न्यू ड्यूमा बनी, पार्लियामेंट में न्यू मेंबर आए, जो भी है। सेकंड ड्यूमा वॉज इलेक्टेड, पर उसको भी डिसॉल्व कर दिएगा राजा ने, ठीक है। सेकंड ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम सेकंड ड्यूमा वॉज ऑल्सो डिसॉल्व, ठीक है, उसने सेकंड को भी डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर थर्ड ड्यूमा वॉज फॉर्म्ड, फिर उसने क्या करा, थर्ड ड्यूमा बनवाई। थर्ड ड्यूमा में क्या लोग, क्यों रन हुई, थर्ड ड्यूमा तो बनी और ये रन हुई लंबे समय तक, 5 साल तक चली है, पूरे 5 साल तक। क्यों चली? क्योंकि इसमें उसी के लोग थे, यानी कंजर्वेटिव होते। आपको मालूम कंजर्वेटिव मतलब यानी पुरानी थिंकिंग के लोग, पुरानी सोच वाले, सोच कि जिसमें राजा रानी वाला सिस्टम चलना चाहिए। तो बिकॉज थर्ड ड्यूमा वॉज एक्ट विथ फुल कंजर्वेटिव, यानी यहाँ पे पूरे कंजर्वेटिव थे, उसके खिलाफ कोई भी नहीं था, ना लिबरल ना रिवोल्यूशनरी उसके खिलाफ नहीं थे, उसने लिया ही नहीं था, उसमें इस तरीके से इलेक्ट करा गया था। तो याद रखना ड्यूमा क्या थी, ये कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, ठीक है। और इसमें कानून भी बनता था। पहली ड्यूमा 75 डेज चली, दूसरी ड्यूमा 3 महीने, 2 महीने या 3 महीने चली गई, और थर्ड ड्यूमा 5 साल चली, ठीक है। और इसमें कौन लोग थे, ये ज़्यादा समय तक क्यों चली, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे इसमें, उसी के लोग थे, ठीक है।
अब व्हाट वाज ट्रेड यूनियन और कमिटी डूइंग, अब क्या कर रहे भाई, अब आपका अगर बात करें कि ये सब राजा कर रहा था, राजा प्रेशर में ये सारी चीज़ें कर रहा, धीरे धीरे उसने क्या करा, अपना दिमाग लगाया और उसने क्या कर दिया, ये ट्रेड यूनियन जो भी चल रही थी उसको बैंड कर दिया, उसमें जो नेता लोग थे उन लोगों को पूरी तरीके से क्या कहा, पकड़ लिए गए। तो उसने क्या करा, ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन थी या कमिटी जो भी कर रही थी उसको पूरी तरीके से बैंड कर दिया ताकि ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो उसने बहुत चतुराई करी कि यहाँ पे क्या करा उसने, यहाँ पे क्या करा, धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ लेता गया, ड्यूमा में एक डिसॉल्व करी, दूसरे डिसॉल्व करी, तीसरे में अपने लोगों को ले लिया और यहाँ पे ट्रेड यूनियन और कमिटीज को बंद कर दिया, इलीगल तरीके से कर दिया और उसके बाद बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। ठीक है, किसने, जार ने, जो कि जार निकोलस सेकंड कहाँ का रूलर था, कहाँ का, रशिया का। ठीक है, रशिया का एम्पायर था वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अब हम आगे देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है, अब 1914, ठीक है, अब इस तरीके से क्या क्या टाइम निकल गया, 1905 से 1906, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मेरे को गिनती आती, भूला नहीं हूँ। ठीक है ना, तो 5 से लेकर 14 तक अगर बात करें, इसमें राजा अपनी स्ट्रेटेजी बनाता गया। ठीक है ना, फिर आपको मालूम 1914 में कुछ चीजें चेंजेस हुई। क्यों चेंजेस हुई आपको मालूम, 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। तो याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वार किस किस के बीच में चला, दो ग्रुप बने थे, एक सेंट्रल पावर बना था और एलाइड पावर बना था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में और आप अच्छे तरीके से जानोगे, इसके बारे में आप कहाँ जानोगे, जब चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे, हिटलर का, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द हिटलर। ठीक है ना, तो 1914 में वॉर बिटवीन सेंट्रल पावर एंड एलिट पावर, तो इसमें कंट्री के ग्रुप बन गए। ठीक है ना, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक तरफ हो गई, और भी कंट्री थी पर हमने यहाँ पे सेंट्रल पावर में बताया, सेंट्रल पावर को एक्सिस पावर भी बोलते हैं। ठीक है, और एलाइड पावर में क्या था, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली और रोमानिया। और बाद में जो थी, बाद में अमेरिका भी आई थी 1917 के टाइम में, जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 1914 में आए। तो 1914 में कौन कौन सी पावर आए, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर, और रशिया किसकी तरफ था, एलाइड पावर की तरफ। ठीक है, अब वॉर तो हुआ, वॉर वॉज फाइट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इनसाइड यूरोप। ठीक है, तो आउटसाइड यूरोप कैसे हुआ, अगर बात करें जो लोग थे, यानी एशिया में जो लोग रह रहे हैं, अगर इंडिया के जो लोग थे वो, उनको भी जबरदस्ती वार में डाल दिए गए, क्योंकि वो इंडिया किसकी कॉलोनी, इंडिया में किसने कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटेन के लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें एज वेल एज इनसाइड यूरोप, यूरोप में तो चल ही रहा था, पर जो बाहर के एशिया के जो लोग थे, जो गुलाम थे, उनको भी लड़ाई के लिए फोर्सफुली लाया जा रहा था। जैसे ब्रिटेन ने कहाँ कब्जा करा था, इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बेटा, पर अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टफ चैप्टर है, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। अब क्या हुआ कि क्या रिलेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर से, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है, इसका मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और रशियन एम्पायर, तो इसमें रिलेशन देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वार होता है तो लोग अपने राजा को सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलिए लड़िए, अच्छे से करिए। तो इनिशियली वार वॉज सपोर्टेड, इनिशियली में जो लोग थे, पूरे जो लोग थे, उन्होंने सपोर्ट करा राजा को, डेट मीन्स जार वॉज सपोर्टेड। ठीक है, जार को सपोर्ट करा, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट टू जार वॉज वेंट डाउन। अब ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, कि वॉर तो स्टार्टिंग में चल रहा था, फिर बाद में लोगों ने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, सपोर्ट करना, जार को नहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि जार रिफ्यूज द कंसल्ट द मेन पार्टीज ऑफ द ड्यूमा। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो ड्यूमा थी, मेन पार्टीज थी, जिसमें कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, कंजर्वेटिव्स थे ड्यूमा में, उनको का भी कंसल्ट नहीं लेता था वो, और लोगों से भी बात नहीं करता था। तो ये गलत होता, वो अपने हिसाब से काम करता था। तो लोगों ने क्या है, लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, किसको, जार को। ठीक है, क्योंकि कंसल्ट दी मेन पार्टी ड्यूमा मैंने आपको बता दिया ड्यूमा होता क्या है। चलिए अब एक और किस्सा है, ठीक है, इसमें स्टोरी भी है कि रस्पुतिन, ठीक है, रस्पुतिन क्या है, रस्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। ठीक है, रस्पुतिन के कारण क्या ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर हो गई, कि लोगों को, इसकी भी एक कहानी है कि एक जरीना थी, अलेक्जेंडर की बीवी। ठीक है, उनका बेटा एक बीमार हो गया था, तो एक मैथोलॉजिकल पावर थी किसके पास, रस्पुतिन एक मॉन्क थे, इनके पास मैथोलॉजिकल पावर थी, उन्होंने हो सकता है ठीक कर दिया बच्चों को। जब से जो जरीना अलेक्जेंडर है, जो प्रिंसेस थी जर्मनी की प्रिंसेस थी, तो और किसकी वाइफ थी, जार निकोलस सेकंड की वाइफ थी। तो क्या था, जरीना के जो बेटा है उसको इनने ठीक करा होगा, तो इन्होंने कहा ये तो बहुत काम का आदमी है, बहुत पावरफुल है, इसके पास मैथिकल पावर है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा एडवाइजर भी बन सकता है। तो क्या करा उन्होंने कि एडवाइजर ऑफ जार, तो इन्होंने क्या करा, जार का एडवाइजर बना दिया। ठीक है,
और रेस्पुतिन एडवाइजर बन गया और ऐसी से एडवाइस देता था और लोगों को गलत लगने लगा कि जो ऑटोक्रेसी है वो अनपॉपुलर क्यों हो गई। जो ऑटोक्रेसी मतलब जो रूलर है, पावर ऑफ किंग है या फिर मोनार्क है, वो अनपॉपुलर क्यों हो गया, क्योंकि वो किसकी सुनता था, रेस्पुतिन। और रेस्पुतिन को किसने अपॉइंट करवाया था, उसका एडवाइजर किसने अपॉइंट करवाया था, जरीना अलेक्जेंडर ने अपॉइंट किया था। और जरीना कहाँ से बिलोंग करती थी, कहाँ की प्रिंसेस थी, जर्मनी की, ठीक है ना। और जर्मनी ऐसा क्या था भाई, आपको मालूम कौन से पावर में आता था, सेंट्रल पावर में। और रशिया कौन से पावर में आता था, कौन से पावर में आता था, एलाइड पावर में आता था। तो ये भी रीजन था कि लोग डिसअपॉइंटेड थे राजा से। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें, वार वॉज फाउट ऑन टू फ्रंट, ठीक है। अगर बात करें, दो फ्रंट से वार कर रहे थे, एक ईस्टर्न फ्रंट, ये वाला साइड ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, ठीक है। तो वार वॉज फाउट ऑन टू फ्रंट, एक ईस्टर्न फ्रंट और दूसरा वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। तो कैजुअलिटी वर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट एज कंपेयर टू वेस्टर्न फ्रंट। यानी अगर बात करें, जो कैजुअलिटी ईस्टर्न फ्रंट पे ज़्यादा हुई थी जहाँ रशिया था, ठीक है ना। और वेस्टर्न फ्रंट पे जब फ्रांस वगैरह, इंग्लैंड वगैरह जहाँ पे थे, फ्रांस इंग्लैंड, वहाँ पे कैजुअलिटी कम हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई थी। और फ्रांस इंग्लैंड एलाइड पावर में आता था, पर वहाँ पे कैजुअलिटी इसलिए कम हुई क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी या फिर वहाँ के जो लोग थे वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते थे। वहाँ का जो किंग था, जो भी है, सुनता था वो लोगों की, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या थे, बंकर अच्छे से ट्रेंच बना के रखे थे। वहाँ पे ट्रेंच मतलब गड्ढे टाइप के बना के रखे थे, वहाँ से फायरिंग करते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। वहाँ पे लोग कम मारे गए थे, फ्रांस और कहाँ पे, ब्रिटेन में, क्योंकि वो कहाँ पे साइड था, वेस्टर्न फ्रंट में। और ईस्टर्न फ्रंट में रशिया था। यहाँ पे लोग आगे बढ़ते रहते थे लड़ाई के लिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों मारे गए, कैजुअलिटी। तो याद रखना, ईस्टर्न फ्रंट जहाँ पे रशियन एम्पायर था वहाँ पे कैजुअलिटी बहुत हुई, ठीक है। और जो वेस्टर्न फ्रंट था, वेस्टर्न फ्रंट पे जो एलाइड पावर था, एलाइड पावर मतलब क्या होता है, जो ब्रिटेन के, फ्रांस के, और एलाइड पावर में कौन भी आता है, रशिया भी आता है। एलाइड पावर में वीक कौन हो गया, यहाँ पे रशिया वीक हो गया। बाकी और कंट्री तो एलाइड पावर में जीत ही रही थी। चलिए, तो ईस्टर्न फ्रंट एज कंपेयर टू वेस्टर्न फ्रंट, तो ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई। कैजुअलिटी मतलब क्या होता है, मौतें हो गई, ठीक है। यानी रशिया के लोगों की बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। अब क्या हो गया, डिफीट और वर शॉकिंग। अब डिफीट, हारता जा रहा था रशिया, डिमोरलाइजिंग। अब राजा भी डिमोरलाइज हो रहा था क्योंकि लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड डीप इंपैक्ट ऑन रशिया, और इसी से बहुत इंपैक्ट पड़ा रशिया के ऊपर क्योंकि सभी लोगों ने राजा को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो याद रखना, डिफीट ऑफ शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डीप इंपैक्ट ऑन रशिया, रशिया के ऊपर बहुत असर पड़ा, ठीक है। अब इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया, अब देखेंगे कि भाई क्या क्या, कौन कौन से इंपैक्ट पड़े रशिया के ऊपर, क्या क्या असर पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, ठीक है ना। असर तो पड़ा, पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या क्या असर पड़ा, वो देखते हैं, ठीक है। अब बात करें कि रशियन आर्मी लॉस्ट बैटली इन जर्मनी ऑस्ट्रिया, वो बुरी तरीके से हार गई। यानी जो रशिया आर्मी है वो बहुत तरीके से हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, ठीक है। और जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हारी तो बहुत कैजुअलिटी, बहुत मौतें हुई। तो इवन 7 मिलियन, यानी 7 मिलियन बोले तो 70 लाख, ठीक है। 1 मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का होता है। तो 7 मिलियन बोले तो कितना होगा, 70 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917 में क्या हुआ, 7 मिलियन मारे गए, किसके लोग, रशिया एम्पायर के, ठीक है। और किसने मारा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लोग। बाकी जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो लोग लड़ रहे थे वो तो बहुत पावरफुल थे, भले वो भी एलाइड पावर के थे और रशिया भी एलाइड पावर था। एलाइड पावर पर यहाँ से वीक पड़ गया था, कहाँ से, ईस्टर्न फ्रंट से, क्योंकि वहाँ पे लोग भी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। अब अगर बात करें डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, अब क्या हुआ था, एक चीज़ और भी थी कि जो रशियन आर्मी थी वो पीछे हटती जा रही थी, और पीछे हटती जा रही थी तो वो अपनी खुद की क्रॉप और बिल्डिंगों को तोड़ रही थी और क्रॉप को खराब कर रही थी। क्यों खराब कर रही थी और क्यों तोड़ रही थी क्रॉप को, क्योंकि कारण ये था कि उनको ये लगता था कि भाई अगर खाना नहीं मिलेगा तो जो सेंट्रल पावर के जो लोग हैं, जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया के जो लोग हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे। तो ये अपना ही नुकसान कर रही थी और अपने यहाँ के लोगों को पीछे करती जा रही थी। वो आर्मी तो पीछे हो ही जा रही थी, पर जहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको पीछे करती जा रही थी कि भाई पीछे हो जा कि वॉर हो रहा है। तो उनकी कंट्री में वो अगर बात करें कि ईस्टर्न फ्रंट के एंड तक, यानी बहुत पीछे तक रशिया पीछे हट गया, ठीक है। 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया, जो मेन सिटी रशिया है वहाँ पे 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया तक, यानी रिफ्यूजी मतलब जो वेस्टर्न फ्रंट के साइड में थे वो पीछे हटते कहाँ गए, ईस्टर्न फ्रंट के एंड में आ गए, ठीक है ना।
फिर सोल्जर, अब सोल्जर भी हार मानने लगे थे। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट, अब वो भी लड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनका राजा उनके लिए कुछ करता नहीं था, ठीक है। और वो लड़ाई, और वो क्या था, वो लड़ाई कर रहे थे, वॉर कर रहे थे, उस वॉर का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, उस वॉर में वो हारते जा रहे थे, कोई स्ट्रेटेजी बन नहीं पा रही थी, स्ट्रेटेजी बन भी रही थी फेल हो रही थी। तो ये रीज़न था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉर हैड सीवर इम्पैक्ट, अब ये रीज़न है बेटा। अगर बोला जाए कि इम्पैक्ट, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा रशिया के ऊपर, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको मालूम है कि क्रॉप फेल हो गई, कि और लोग जो रेफ्यूजी है वो पीछे हटते गए, ठीक है, कैजुअलिटी हो गई। तो ये आपसे अगर पूछा जाए, राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, या फर्स्ट वर्ल्ड वार, विद इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। द वार ऑल्सो हैड अ सीवर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज, अब इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या पड़ा, अब ऐसा तोड़ नहीं कि भाई इंडस्ट्रीज को हवाई जहाज से बम गिरा दिए, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज तोड़ फोड़ दी, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, यानी क्या इम्पैक्ट कैसे पड़ा, तो जर्मन ने कंट्रोल किसके ऊपर कर दिया, बाल्टिक सी मतलब जहां से सप्लाई होता है रॉ मटेरियल। तो क्या हुआ था, जर्मन कंट्री थी, जर्मनी ने क्या करा, कंट्रोल कर लिया बाल्टिक सी के ऊपर। तो क्या हुआ, रशिया वॉज कट ऑफ फ्रॉम सप्लाई, यानी जो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था रशिया के अंदर पानी के जरिए ही होता था रॉ मटेरियल, तो वो क्या होने लगा, वो रुक गया, ठीक है। तो जब रुक गया तो लीडिंग टू इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेशन, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो भी बनते हैं या फिर रिपेयरिंग होता है या रॉ मटेरियल आता है, वो क्या हो गया, वो डिसइंटीग्रेशन होने लगा, रॉ सप्लाई नहीं होने लगी, सप्लाई नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि बाल्टिक सी पे पूरा तरीके से कंट्रोल किसने कर लिया, जर्मनी ने कर लिया। इंपैक्ट ऑफ सीवर इन रशिया, अब रशिया पे बहुत इंपैक्ट पड़ा और उनकी इकोनॉमी और डाउन हो गई, ठीक है। और भी चीजें थी। अब जो एबल्ड मैन थे, एबल्ड मैन मतलब हट्टे कट्टे जो लोग थे, पावरफुल मैन थे, उनको कहाँ भेज दिया, आर्मी में भेज दिया, और वो आर्मी में जाके क्या करे गए, अब आपको मालूम था वॉर हो रहा है, तो वो वॉर में क्या हो गए, मारे गए, ठीक है। वर कॉल्ड अप टू वॉर, ठीक है, और वो उनको कहाँ बुलाया गया था, वॉर में बुलाया गया था, ठीक है। और लार्ज सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन्स वर सेंट टू फीड आर्मी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना था वो कहाँ भेजा जा रहा था, ठीक है, वो कहाँ भेजा जा रहा था, आर्मी के पास भेजा जाता। अब जो इंडस्ट्रीज में काम चल रहा था, जो भी काम चल रहा है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई, यानी लेबर ही नहीं मिल रहा, जो अच्छे खासे लोग हैं वो आर्मी में ज्वाइन कर लिया और उनको वहाँ पे लड़ाई के लिए भेज दिए गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन, ठीक है, स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन, स्मॉल वर्कशॉप जो प्रोड्यूसिंग कर रहा था एसेंशियल चीज, वो भी क्या हो गए, शट डाउन हो गए, ठीक है। और फिर अगर बात करें हम सिटी की, जो एरिया है, जो रशिया के अंदर की जो चीज़ें, फ्लोर एंड ब्रेड, जो आटा है, जो रोटी है, आटा और जो रोटी चीज़ें हैं, वो क्या हो, उसकी कमी आ गए हैं। जब आपको मालूम कमी आने लगती तो रॉयट हो जाते हैं खाने को लेकर, और खाना बहुत महंगा हो जाता है। ब्रेड शॉप फ्रीक्वेंटली, यानी क्या हो गया, स्कैर्स हो गए, स्कैर्स मतलब कमी आ गई। चलिए यहां तक समझ में आया आप लोगों को। एबल्ड जो मैन थे उनको कहाँ, वॉर पे भेज दिया, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर आ गई, और ज़्यादा से ज़्यादा खाना कहाँ भेज रहे थे, आर्मी के पास भेज रहे थे, और आर्मी की भी हालत क्या बहुत खराब चल रही थी वहां पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, सेंट पीटर्सबर्ग को क्या बोलते हैं, पेट्रोग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड की बात करें, पेट्रोग्रेड को सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड क्यों कर दिया, क्योंकि ये एक जर्मन शब्द था, ठीक है ना, और जर्मनी ने अटैक करा था, और प्रिंसेस भी कहाँ की थी, जर्मनी की थी, तो उनको ये पसंद नहीं था, लोगों ने क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, वहाँ के लोगों ने बोल दिया कि भाई सेंट पीटर्सबर्ग नहीं होना चाहिए, अब ये क्या होना चाहिए, पेट्रोग्रेड होना चाहिए। फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, ठीक है, तो पेट्रोग्रेड ऑल्सो नोन है सेंट पीटर्सबर्ग, पेट्रोग्रेड का पुराना नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। और ये क्या था, जर्मन शब्द था, इसलिए लोगों ने चेंज करवा दिया उसका नाम, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1907, ठीक है, तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, जब रशिया में क्या दिक्कत आने लगी, क्या इंपैक्ट पड़ने लगा, ये देख रहे थे। फिर हम आगे देखते हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन किस टाइम था, 1917 के दौरान की बात कर रहे हैं, 1917 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेआउट ऑफ कैपिटल सिटीज पेट्रोगेट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेआउट पेट्रोगेट सिटी की बात कर रहे हैं। पेट्रोगेट सिटी में एक फेमस रिवर थी, क्या नाम था उसका, नेवा, क्या नाम था बेटा, नेवा रिवर थी, क्या थी, नेवा रिवर थी। लेआउट ऑफ द कैपिटल पेट्रोगेट, और यहाँ पे एक रिवर थी जिसका नाम था नेवा, ठीक है। लेफ्ट बैंक पे क्या था, लेफ्ट साइड, अगर रिवर के जो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड,
और लेफ्ट साइड पे क्या था, फैशनेबल लोग थे, यानी अमीर लोग रहते थे यहाँ पे, फैशनेबल एरिया था, शानदार एरिया था, विंटर पैलेस था, ठीक है, विंटर पैलेस मतलब राजा का पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग थे, बड़े बड़े ऑफिसर रहते थे, ड्यूमा भी थी, ड्यूमा मतलब एक पार्लियामेंट भी थी, ठीक है। और नेवा के राइट साइड में क्या थे, अगर राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा, तो क्या थे, वर्कर क्वार्टर यानी भूखे नंगे लोग, आई मीन गरीब लोग थे यहाँ पे थे, फैक्ट्रीज थे, वर लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ नेवा, ठीक है, राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा, यानी राइट साइड में क्या रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड में अमीर लोग रह रहे हैं, ये रिवर नेवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करा पेट्रोग्रेड या सेंट पीटर्सबर्ग में कौन सी फेमस रिवर है, कौन सी रिवर है बेटा, नेवा रिवर है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि राइट बैंक साइड में वर्कर क्वार्टर, फैक्ट्रीज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। अब हम बात कर रहे हैं कि कंडीशन ऑफ सिटीज़, यानी सिटी में क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, ठीक है ना। अब आपको मैंने बता दिया कि वर्ल्ड वार के कारण क्या हो गया था भाई, खाने की कमी हो गई थी, लोग बहुत मारे गए थे, कैजुअलिटी बहुत हुई थी, और ठीक है फूड शॉर्टेज आ गई थी, लोगों को खाने के लिए नहीं था, और यहाँ पे खेतीबाड़ी भी कैसे हो, बैड वेदर कंडीशन हो रही थी। जार वॉज हैविंग ए डिजायर टू डिजोल्व द ड्यूमा, और जार ने क्या कर दिया, ड्यूमा भी डिजोल्व कर दी, और पार्लियामेंट्री जो लोग थे कोई भी हैप्पी नहीं था, यानी फूड शॉर्टेज थी, वेदर प्रॉब्लम चल रही थी, जार अपनी खुद की मर्जी चला रहा था, ड्यूमा डिजोल्व कर दी, कोई भी हैप्पी नहीं था, ठीक है। इस चीज़ को देखकर, ठीक है, 22 फरवरी याद रखना, और 22 फरवरी पे क्या हुआ था, फैक्ट्री जो वर्कर थे, जो फैक्ट्री ओनर थे, उन्होंने भी लॉक्ड आउट एट फैक्ट्री, ठीक है, लॉक्ड आउट कर दिया फैक्ट्री को, क्या बंद कर दिया। अब फैक्ट्री लॉकआउट क्यों हो गई, अब लॉकडाउन लॉकआउट मतलब क्यों हो गई, ये कोरोना थोड़ा नहीं चल रहा था उस समय, कोई कोरोना वगैरह फैलाओ, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 22 फरवरी को जो फैक्ट्री ओनर है उन्होंने क्या कर दिया, ताला लगा दिया गया। अब क्या हुआ, जब ताला लगा दिया तो लोगों ने क्या कर दिया, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। मैनी वुमेन्स थी उन्होंने भी आगे आई और उन्होंने क्या करा, स्ट्राइक करी, ठीक है, उन्होंने भी आगे आई स्ट्राइक करी और पुरुषों का साथ दिया, ठीक है, लोगों का साथ दिया, मेंस का, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज। और जब इन्होंने भी स्ट्राइक करी और लोगों का साथ दिया तो जो लोगों ने समझा महिलाओं को, और उसी दिन से क्या बनाने लगे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाने लगे, ठीक है। पर 22 की कब की बात करें, 22 फरवरी की बात करें, 20, अब आप बोलोगे 22 फरवरी को सर वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाते नहीं है, पर रशिया में क्या चल रहा था उस समय, जूलियन कैलेंडर चल रहा था। रशिया में क्या चल रहा था, जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता था, जो हमारे मेन कैलेंडर से 13 डेज पीछे चलता था, ठीक है। ये आपको नॉलेज के लिए बता दिया, बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा जूलियन कैलेंडर। तो रशिया किसको फॉलो करता था, जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता था, और पूरा वर्ल्ड किसको फॉलो करता था, ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करता था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर जस्टिफाई करें तो वो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब बनाते हैं, 8 मार्च को। कब बनाते बेटा, 8 मार्च को बनाते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को बनाते हैं, और जूलियन कैलेंडर जो कि रशिया फॉलो करता था वो उसके हिसाब से कब बनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे 22 फरवरी को। ये चीज़ें मैं आपको जस्टिफाई कर दिया, आपके नॉलेज के लिए कर दिया। फिर एक साल बाद रशिया में भी क्या स्टार्ट कर दिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर चल दिया और जूलियन कैलेंडर को कैंसिल कर दिया गया, मतलब यानी हटा दिया गया, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे क्यों बनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल में, ठीक है, इस रशिया के इवेंट से समझिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन वर्करी की बात करें, डेमोन्स्ट्रेशन रीच टू सेंटर ऑफ द कैपिटल नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ये रशियन नेम है बेटा, तो याद रखना। जो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो वर्कर्स थे वो कैपिटल सिटी यानी पेट्रोग्रेड के सेंटर में, ठीक है ना, जो मेन पार्ट है वहाँ का, जो मेन सेंटर है वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना, कोर एरिया में पहुँच गए, ठीक है। नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ठीक है, जगह का नाम है नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, कैपिटल सिटी नेवेस्की प्रोस्पेक्ट जगह का नाम है। एज दी वर्कर रीच दी गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, और फिर क्या करा, वर्कर कहाँ गए, वर्कर रीच दी गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तक पहुँचे। फिर हुआ क्या, अब आपको मालूम है गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया, कोई अगर इधर आया खूब पिटाई की जाएगी, ठीक है। तो नेवा रिवर को क्रॉस करके लोगों ने क्या कर दिया, क्या करा, गवर्नमेंट तक पहुंच गए, पर वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। फिर उसके बाद, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड, वहाँ पे जब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया, पुलिस ने डंडे चलाए, गोलीबारी करी, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड हो गए, ठीक है, अलग अलग हुए। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखें, उसके बाद फिर रिटर्न बैक आ गए, उनको खूब पिटाई करी, उनके बाद फिर 24 और 25 तारीख को फिर रिटर्न बैक आ गए, फिर से धरना करने लगे। देन दे अगेन केम बैक ऑन 24 और 25, ठीक है ना, 24 और 25 को फिर से रिटर्न आ गए। उन्होंने कहा अब कराया तो अब फिर हम अब राजा का अपोज भी करेंगे, ठीक है ना, कि हमारी डिमांड को पूरी करी जाए, ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस एंड कैविलरी वॉज अपॉइंटेड टू कीप एन आई, तो राजा ने क्या करा,
कि पुलिस और कैवलरी, कैवलरी मतलब राजा की जो संस्था थी वो, और पुलिस, उसको अपॉइंट करा कि भाई सबको देखो, नजरें जमा के रखो कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको चैप्टर को ख़त्म करेंगे पार्ट 7 में। तो यहाँ तक अच्छे से आप रिवाइज करिएगा इसको कि क्या है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना के आप लोग को सेंड कर दी जाएगा, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।